हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्र जी ने। आज हमारा टॉपिक है हुमायूंस रूल एंड हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं सारा जो हम पढ़ेंगे इसमें हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने कवर किया था बाबर को, कि बाबर किस तरह से भारत में आया था और किस तरह से फिर उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने धीरे धीरे कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि यहाँ पर जो बाबर था उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। बहुत सारी तरफ से, मतलब हम ये कहेंगे कि चारों तरफ से ही उसके लिए वॉर के बिल्कुल पूरा माहौल था, वो जो इन्वायरमेंट था पूरा का पूरा वो ऐसा था कि इसमें बाबर को बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ रहा था। उसी बीच इंपॉर्टेंट काफ़ी बैटल्स की में विक्ट्री मिलने के बाद जो बाबर है उसकी डेथ हो जाती है, और अब जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे सब कुछ कंट्रोल करने की वो आ जाती है हुमायूं के ऊपर। तो इसलिए आज हम हुमायूं का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है या थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो के जो लिंक वगैरह हैं, साथ में जो PDF जो मैं अवेलेबल कराती हूँ वो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये है हमारा चैप्टर 12, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया सेकेंड, जिसमें हमने सेंट्रल एशिया और बाबर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। देन हमने पढ़ा था यहाँ पर एक एक टॉपिक को बताते चल रहे हैं, द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है आप वहाँ जाके ये सारे जो वीडियोज़ है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बैटल ऑफ खानवा देखी थी हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर द अफगान्स। उसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। अब यहाँ पर फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है हुमायूंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड इस टसल विद शेर शाह। ठीक है, तो चलिए हुमायूं की जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में, बाबर की डेथ 1530 में हो जाती है। भारत में कोई बहुत लंबे टाइम तक वो रूल नहीं कर पाता, बल्कि जितना भी टाइम रहता है सारा उसका जो बैटल्स वगैरह है उनको लड़ने में चला जाता है। तो उस टाइम पर जब बाबर की डेथ होती है तो हुमायूं काफ़ी यंग होते हैं, उनकी एज होती है 23। ही हैड टू ग्रैपल विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेफ्ट बिहाइंड बाय बाबर। अब जब बाबर की जिस टाइम डेथ हुई थी तो वो टाइम ऐसा नहीं था कि जो बाबर है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चला के चला गया था कि अब बस उसके बेटों को रूल करना नहीं, बल्कि वो एक ऐसा फेज था कि बाबर का भी पूरा जो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, और फिर वो सारी जो जिम्मेदारी थी आगे लेके चलने की वो हुमायूं के ऊपर आ गई। अब यहाँ हुमायूं को जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कंसोलिडेट करना था, क्योंकि बाबर अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पूरी तरह से उस पावर को कंसोलिडेट करने में। ऊपर से अब यहाँ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी अलग से चल रही थी, तो सबकी जो जिम्मेदारी थी हुमायूं के ऊपर आ गई। यहाँ पहले से जब मैंने आपको पढ़ाया था अफगान्स के बारे में, जो अफगान्स थे वो बाबर को बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इंडिया में मुगल रूल हो। अब जैसे ही बाबर की डेथ हो जाती है, ये अफगान्स भी क्या सोचते हैं कि इन मुगलों को यहाँ से बाहर निकालो। Finally, there was a Timurid legacy of partitioning the empire among all the brothers. ऊपर से एक अलग ही प्रथा थी इन मुगलों में। ठीक है, इनमें तैमूर के टाइम से ही कि जैसे ही डेथ होगी, ठीक है, जो रूल में है, जिस भी आज जो भी जो इंसान है जो भी रूल कर रहा है, जैसे उसकी डेथ होगी तो उसके बेटों में बाद में उस प्रॉपर्टी को बराबर बांट दिया जाएगा, जैसे तैमूर के टाइम से होता आ रहा था। लेकिन बाबर ऐसा नहीं चाहता था कि जिस पूरी एरिया को उसने बड़ी मेहनत से कॉन्क्वायर किया है, उसको जीता है, वो वापस से टुकड़ों में टूट जाए। तो वो यहाँ पर अपना जो अगला सक्सेसर है वो अपने हुमायूं जो बेटा होता है उसको बना के जाता है, लेकिन उससे ये भी कह के जाता है कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, उनके साथ ज़्यादा मतलब ये मत होना, हाश मत होना, ठीक है, उनको भी बराबर फेवर करना, पर राज्य को बांटना मत। तो हुमायूं इस बात का ध्यान रखता है। वैन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन एट आगरा द एम्पायर इंक्लूडिंग काबुल एंड कंधार। अब हुमायूं बैठ गया थ्रोन पर आगरा में जाके, क्योंकि बाबर की डेथ हो गई, हुमायूं को पता है अगला किंग मैं ही हूँ। तो आगरा का जो थ्रोन था, राजगद्दी थी, उस पर जाके हुमायूं बैठ गया। उस टाइम पर मुगल एम्पायर के अंदर काबुल और कंधार दोनों आते थे। while there was loose control over Badakhshan beyond the Hindu Kush mountain, Kabul Kandahar were under the charge of Humayun's younger brother। अब यहाँ पर काबुल और कंधार पर जो चार्ज था वो हुमायूं का जो छोटा भाई था कामरन, ठीक है ना, उसका था। इट वॉज नॉट ओनली नेचुरल दे शुड रिमेन इन हिज चार्ज, हाउएवर कामरन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज एंड ही मार्च्ड ऑन द लाहौर एंड मुल्तान। अब जब तक बाबर था, जब तक तो जो ये कामरन है इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, काबुल कंधार को लेके भी ये खुश रहता है। लेकिन अब होता क्या है, ये सोचता है कि मैं अपना जो चार्ज है मैं उसको बढ़ाऊं, और इस चक्कर में ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता है काबुल और कंधार को लेके, तो ये अपने कदम बढ़ाता है लाहौर और मुल्तान की तरफ। ठीक है, कौन? हुमायूं का जो छोटा भाई है, और लाहौर और मुल्तान को दोनों को ऑक्यूपाई कर लेता है। हुमायूं हु वॉज बिजी एल्सवेयर डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ सिविल वॉर। अब जो हुमायूं था वो पहले से ही कहीं बिजी था,
वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कोई भी सिविल वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि पहले से दुश्मन बहुत थे, अब घर परिवार में लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हुमायूं अपने यहाँ पर अपने भाई के साथ एग्री करता है कि ठीक है, लाहौर मुल्तान चाहिए तुम्हें, ठीक है ले लो, कोई लड़ाई नहीं करते हम। यहाँ पर जो कामरान होता है, यहाँ पर वो सुजनिटी किसकी अडॉप्ट करता है, किसकी एक्सेप्ट करता है, हुमायूं की, कि ठीक है लाहौर मुल्तान काबुल कंधार मेरा है, लेकिन मैं किसके अंडर रह के काम कर रहा हूँ, हुमायूं के। उसे कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम वेन एवर नेसेसरी, और उसने हुमायूं से प्रॉमिस किया कि जब भी हुमायूं को उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसकी हेल्प भी करेगा। ठीक है। Kamra's actions created the apprehension that the other brothers of Humayun might also follow the same path wherever an opportunity arose. अब हुमायूं ने अपने जो कामरान जो ब्रदर है उसको कुछ नहीं कहा। अब इस चीज़ से हिम्मत बढ़ गई उसके बाकी भाइयों की कि उसको तो कुछ नहीं कहा, हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि अगर जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को अपनी ग्रोथ करने की या किसी बड़े हिस्से को एक्वायर करने की, तो हम भी ऐसे करेंगे। उसको तो कुछ नहीं कहा। अब यहाँ यही होता है, हाउएवर बाय फॉर्मली ग्रांटिंग द पंजाब एंड मुल्तान टू कामरान, हुमायूं हैड द इमीडिएट एडवांटेज दैट ही वाज फ्री टू डिवोट हिज अटेंशन टू द ईस्टर्न पार्ट विदाउट हैविंग टू ब्रदर अबाउट हिज वेस्टर्न फ्रंटियर। लेकिन यहाँ हुमायूं शांत क्यों था? हुमायूं ने कामरान को पंजाब मुल्तान वो सब दे दिया, लेकिन वो शांत क्यों था? क्यों उसने आराम से दे दिया? क्योंकि उसमें उसी का फ़ायदा था। देखो, जब यहाँ पर उसका भाई रूल करेगा इधर पूरा नॉर्थ ये इधर साइड पर, तो यहाँ एक सेफ्टी बनी रहेगी, है ना। यहीं से तो दुश्मनों के आने का खतरा लगा रहता था हमेशा। तो अब उसका खुद का भाई यहाँ पर है, और जब उसने उस एरिया को जीता है तो वहाँ पर पूरी वफादारी से उस एरिया की देखभाल भी करेगा, तो ये तो उसी के लिए अच्छा था। तो इसीलिए उसको ज़्यादा अब उधर से खतरा जो बार बार आता था वो उधर से फ्री हो चुका था कि इधर से कोई खतरा नहीं आएगा। जो वेस्टर्न फ्रंटियर है उस पर वहाँ पर उसका भाई बैठा हुआ है, तो वहाँ से अब वो एक तरह से कहते हैं ना टेंशन फ्री है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर शांत था। Apart from these, Humayun had to deal with the rapid growth of the power of Afghan in the east. दूसरी साइड ईस्ट में जो अफगान्स थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, और हुमायूं को पता था कि अपने भाई से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जो ये दिक्कत कर रहे हैं ना अफगान, पहले इनसे कंट्रोल करो। द ग्रोइंग पावर एंड द स्वीप ऑफ बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। दूसरी तरफ गुजरात में एक रूलर था बहादुर शाह, वो अलग ही दिक्कतें क्रिएट करा था इनके लिए, ऊपर से उसकी पावर भी बहुत बढ़ रही थी। एट द आउटसेट हुमायूं वॉज इंक्लाइन टू कंसिडर द अफगान डेंजर टू बी द मोर सीरियस ऑफ द टू। सबसे पहले हुमायूं को लगा कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ना वो ये अफगान है, सबसे पहले तो मुझे इन्हीं को सीरियसली लेना है। इन 1532 एट अ प्लेस कॉल्ड दादरा ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेज विच हैड कॉन्क्वायर्ड बिहार ओवररन जौनपुर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हुमायूं ने जो ये अफगान्स थे इनको हराया दादरा में, ठीक है, और इनसे क्या ले लिया? बिहार और जो जौनपुर है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दोनों ही एरियाज को कॉन्क्वायर कर लिया। अब इस सक्सेस के बाद हुमायूं ने क्या सीज कर लिया? जो चुनर का फोर्ट था उसको सीज कर लिया, जो चुनर का एक बहुत ही पावरफुल किला था। ये जो पावरफुल फोर्ट था ये पूरा घिरा हुआ था लैंड से, कुछ रिवर रूट से, और ये किसके बीच था? आगरा एंड द ईस्ट वॉज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इसे ईस्टर्न इंडिया का गेटवे कहा जाता था। ठीक है, जो चुनर का फोर्ट था। इट हैड रिसेंटली कम इन पोजेशन ऑफ द अफगान सरदार शेर खान, और ये इस समय किसकी पोजीशन में आता था? ये एक अफगान सरदार की पोजीशन में आता था, शेर खान। ये नाम याद रखना, आगे बहुत रोल आने वाला है इस नाम का। तो ये अफगान सरदार शेर खान के अंडर आता था, मतलब वो अपना हक बताता था इस फोर्ट पर। हु हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑफ द अफगान सरदार, और ये शेर खान बहुत ही पावरफुल एक अफगान सरदार था। तो इसके कंट्रोल में क्या है? जो चुनर फोर्ट है वो इसके कंट्रोल में, जिस पर हुमायूं की नज़र है, जिसे हुमायूं ने पूरी तरह से घेर लिया, जिसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता था। अब जब वो चुनर फोर्ट को सीज कर लेता है और कम से कम 4 महीने तक जो हुमायूं है वो उस फोर्ट को पूरी तरह से ऐसे घेर के बैठ जाता है, ये फोर्ट को पूरी तरह से घेर के बैठ जाता है। अब शेर खान के पास कुछ और वो रहा ही नहीं, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब शेर खान क्या करता है? परसुएडेड हुमायूंस टू अलाउ हिम टू रिटेन पोजेशन ऑफ द फोर्ट। शेर खान बोलता है ठीक है आप ले लो ये फोर्ट, है ना, ये अगर आप मुझे भी दे रहे हो तो मैं भी आप ही के अंडर रह के काम करूंगा। इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू बी लॉयल टू द मुगल, कि और अगर आप मुझे ये फोर्ट दे देते हो, ठीक है, तो इसके बदले मैं आपके लिए हमेशा वफादार रहूंगा। एंड सेंट वन ऑफ हिज सन टू हुमायूं एज अ हॉस्टेज, और साथ में हुमायूं के साथ अपने एक बेटे को भेज देता है हॉस्टेज बना के। हुमायूं को ये ऑफर सही लगता है, क्योंकि हुमायूं को पता था कि अगर मुझे यहाँ पर रहना है, मतलब मैं पूरी तरह से अगर इसको यहाँ से भगाता हूँ तो मुझे यहाँ खुद रहना पड़ेगा, है ना, और वरना तो फिर मुझे अपनी आधी आर्मी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन मुझे तो गुजरात भी जाना है, और जितने अच्छे से यहाँ के लोग इसकी मान लेंगे और ये फिर मेरी मानेगा, इतने अच्छे से अगर मैं यहाँ खुद रहता हूँ या अपने लोगों को छोड़ता हूँ तो यहाँ के लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कहता है ठीक है तुम रूल करो, लेकिन भूलना मत कि तो अब तुम किसके अंडर हो? अब तुम मुगल एम्पायर के अंडर हो। तो ये ऑफर उसको बड़ा सही लगता है और वो वापस से आगरा आ जाता है।
The rapid increase in the power of Bahadur Shah of Gujarat and his activities in the air bordering Agra had alarmed him. उधर दूसरी तरफ गुजरात में जो बहादुर शाह था उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अपनी पावर का की वजह से वो बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा था कि जो आगरा तक, मतलब अब वो ना आगरा तक भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. He was not prepared to continue the siege of चुनर अंडर द कमांड ऑफ नौबत सिंस दैट वुड हैव बीन डिवाइडिंग हिज फोर्सेस. तो इसीलिए जो चुनर का फोर्ट था उसने वहाँ पर अपनी आर्मी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि इस वजह से उसकी जो आर्मी है वो डिवाइड हो जाती कि वो गुजरात में जाती या फिर वहाँ पर जाती. बहादुर शाह हु वॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम एज एज हुमायूं वॉज एन एबल एंड एम्बिशियस रूलर. जो बहादुर शाह था उसकी भी हुमायूं जैसी एज थी और काफ़ी ज़्यादा एबल और एम्बिशियस रूलर था. Ascended the throne in 1526, he first overran and conquered मालवा. तो यहाँ पर अब ये बहादुर शाह के बारे में बता रहे हैं कि 1526 में ये थ्रोन पर बैठा था और उसी समय इसने मालवा को कॉन्क्वायर कर लिया था. उसके बाद ये राजस्थान की तरफ बढ़ा था और इसने चित्तौड़ को सीज कर लिया था. Soon he reduced the Rajput defender to sore strait, and according to some later legend, Rani Karnavati, the widow of Rana Sanga, sent a Raki to Humayun seeking his help, and Humayun gladly responded. और यहाँ पर कहा गया है कि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ का जो फोर्ट था उसको सीज कर लिया था, अब यहाँ जो रानी कर्णावती थी, जो रानी कर्णावती कौन थी, ये राणा संगा की विडो थी, इन्होंने मदद के लिए हुमायूं को एक राखी भेजी थी और हुमायूं ने इनकी मदद करी थी. नो कंटेम्पररी राइटर्स हैड मेंशन द स्टोरी, इट मे नॉट बी ट्रू. तो बहुत सारे राइटर्स बताते हैं कि ऐसा हुआ था, बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रानी कर्णावती ने कोई हेल्प नहीं मांगी थी. However, it is fact that हुमायूं moved from आगरा to ग्वालियर. अब यहाँ होता क्या है, जो हुमायूं है वो आगरा से अब जाता है ग्वालियर जब उसको इसकी हरकतों के बारे में पता चलता है कि ये तो भाई आगरा तक भी अपनी एक्टिविटीज़ करने से ऐसी तरह की बाज नहीं आ रहा है. एंड ड्यू टू फियर ऑफ मुगल इंटरवेंशन बहादुर शाह पैच अप अ ट्रीटी विद राणा and leaving the fort in his hand after extracting a large indemnity in cash and kind. तो अब इस कहानी के अकॉर्डिंग कि रानी कर्णावती की वजह से, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हुमायूं है वो आगरा से ग्वालियर जाता है और जब उसको पता चलता है बहादुर शाह को कि मुगल आ रहे हैं अब, है ना, तो मुगलों के डर से वो एक ट्रीटी साइन कर लेता है राणा के साथ, है ना, और उसके फिर उनका जो फोर्ट होता है वो छोड़ देता है, जो चित्तौड़ का जो फोर्ट होता है वो उनको वापस कर देता है. During the next year and a half, हुमायूं spent his time in a building a new city at Delhi. इसके साथ में उसने, जो हुमायूं है वो कुछ और बिल्डिंग वर्क भी कर रहा था. अपना बहुत सारा समय वो दिल्ली में जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको बनवाने में लगाता है, जैसे कि ही नेम दिन पनाह, ठीक है. एंड ही ऑर्गेनाइज मैनी ग्रैंड फीस्ट एंड फेस्टिव ड्यूरिंग द पीरियड. तो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग जो फेस्टिव्स वगैरह है वो भी कराता रहता था वो. हुमायूं हैड बीन ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम इन दीज एक्टिविटी एंड वाइल शेर खान वॉज स्टडीली आर्ग्यूमेंटिंग हिज पावर इन द ईस्ट. तो ऐसा कहा जाता है कि जो हुमायूं है उसने अपना बहुत सारा समय इन चीज़ों में बर्बाद किया है, वहीं दूसरी तरफ जो शेर खान था वो अपनी पावर को ईस्ट में बढ़ा रहा था. It has also been said that Humayun's inactivity was due to his habit of taking opium. तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हुमायूं की जो ये को ना वो जो ओपियम लेने का भी ना उसको आदत थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से सच बात नहीं है. हाँ, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ये ओपियम लेते थे, लेकिन इस तरह से ना इन्हें कोई एडिक्शन नहीं था इस चीज़ का कि इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपियम ले लिया, एडिक्शन लगा लिया और फिर ये अपने जो राजपाट है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल रहे. तो ऐसा नहीं था. जो हुमायूं था वो ओपियम लेता था, लेकिन वो ऐसे मतलब कभी कभार लेने वाली बात है, शौक में लेने वाली बात है. वो वाइन वगैरह भी पीता था, ठीक है, अपने नौबस वगैरह के साथ. बट नाइदर बाबर नॉर हुमायूं वॉज एन ओपियम एडिक्ट. लेकिन उन दोनों को ही एडिक्शन नहीं था. The building of Din Panah was meant to impress friend and foes alike. तो जो ये बिल्डिंग बनवाई थी हुमायूं ने दिन पनाह, ये इम्प्रेस करने के लिए बनाई थी, अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों को ही इम्प्रेस करने के लिए बिल्डिंग बनवाई थी कि देखो हम क्या क्या जानते हैं और हमारे राज्य में क्या क्या बना हुआ है. इट कुड ऑल्सो सर्व एज अ सेकेंड कैपिटल इन केस आगरा वॉज थ्रेटन बाय बहादुर शाह, ठीक है, और ये सेकेंड कैपिटल मानी जाती थी आगरा में और ये बहादुर शाह को डराने के लिए. इन द मीन टाइम हैड कॉन्क्वायर्ड अजमेर, और बाद में इन्होंने अजमेर को भी कॉन्क्वायर किया, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान तक. बहादुर शाह ऑफर आ स्टिल ग्रेटर चैलेंज टू हुमायूं. उसके बाद भी जो बहादुर शाह था काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर चैलेंजेस ने थ्रो करे हैं हुमायूं के सामने. ही हैड मेड हिज कोर्ट द रिफ्यूज ऑफ ऑल दोज हु फियर्ड और हेटेड the Mughals. He again invested Chittor and simultaneously supplied arms and men to Tatar Khan, a cousin of Ibrahim Lodi, and Tatar Khan was to invade Agra with a force of 40,000 while diversion were to be made in the north and the east. तो अब ये किसके साथ मिल गया? अब ये मिल गया जो ये तातर खान है, जो ये कज़न था इब्राहिम लोदी का, इसके साथ मिल गया जो ये बहादुर शाह था, और इस तातर खान ने इन्वेड किया आगरा को अपनी 40,000 फोर्सेस के साथ, ठीक है. हुमायूं इजीली डिफीटेड द चैलेंज पोज्ड बाय द तातर खान. अब जो हुमायूं था इसने बहुत ही आसान तरीके से इसको हरा दिया.
द अफगान फोर्सेज मेल्टेड अवे एट द अप्रोच ऑफ द मुगल एंड तातर खान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। और इस लड़ाई में जो ये तातर खान था ये हारा भी गया और मारा भी गया। डिटरमाइंड टू एंड द थ्रेट फ्रॉम द बहादुर शाह साइड वंस फॉर ऑल एंड हुमायूं नाम इन्वेटेड मालवा। अब हुमायूं पहुंच गया मालवा को इन्वेट करने के लिए, ठीक है। इन द स्ट्रगल विच फॉलोड हुमायूं शोड कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल, रिमार्केबल पर्सनल वेलोर एंड बहादुर शाह डिड नॉट डेयर फेस द मुगल। अब यहाँ हुमायूं के पास तो काफ़ी चीज़ें थी बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना, मिलिट्री भी स्किल थी, ठीक है, दूसरी इसकी टेक्निक्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहादुर शाह के पास अब मतलब वो भी पावरफुल इंसान था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा डर गया था मुगलों से। उसने चित्तौड़ को छोड़ दिया, विच ही हैड कैप्चर्ड एंड फोर्टिफाइड हिमसेल्फ एट अ कैंप एट मंदसौर। और वो जो मंदसौर की जो कैंप है वहाँ पर जाकर रहने लगा। बट हुमायूंस कॉशियस टेक्निक फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू मांडू। लेकिन जो हुमायूं की टेक्निक थी, हुमायूं ने पीछा नहीं छोड़ा उसका, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँच गया। अब ये भागकर मांडू पहुँच गया, बट लिविंग बिहाइंड ऑल हिज रिच इक्विपेज। तो अब यहाँ हुआ क्या है कि जब वो यहाँ से भागा, अब वो फिर हुमायूं उसके पीछे पीछे था, तो जब वो वहाँ से भागा तो वो पीछे अपने जो उसके इंपॉर्टेंट जो गन्स वगैरह थी, है ना, काफ़ी महंगी महंगी, वो सब वहीं रह गई। हुमायूं वॉज हॉट ऑन हिज हीज एंड ही इन्वेस्टेड द फोर्टेस ऑफ मांडू एंड कैप्चर्ड इट विदाउट मच अपोजिशन। अब वो हुमायूं मांडू भी पहुंच गया, ठीक है, जो मांडू का किला था वहाँ भी पहुंच गया। अब बहादुर शाह फ्लेड फ्रॉम मांडू टू चंपानेर। अब बहादुर शाह मांडू को छोड़ के कहाँ भागा? चंपानेर। तो मतलब बहादुर शाह तो भागता जा रहा है और उसके पीछे पीछे हुमायूं। A small party scaled the fort of Champaner by a path considered inaccessible and Humayun was the 41st man to scale the wall। तो जो ये चंपानेर का जो किला था काफ़ी ऊंचाई पर जाकर था, लेकिन हुमायूं ने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि हुमायूं वहाँ पर पहुँचने वाला ये 41st मैन था और वो उन दीवारों को पूरी तरह से चढ़ के पहुंच ही गए वहाँ तक। बहादुर शाह नाउ फ्लैट टू अहमदाबाद। देखिए बहादुर शाह भी कहाँ रुकने वाला था, अब भागकर वो कहाँ पहुंच गया? अहमदाबाद पहुंच गया और फाइनली टू काठियावाड़। Thus, the richest province of Malwa, Gujarat, as well as the last treasure hoarded by the Gujarat ruler and Mandu, Champaner, fell into the hand of Humayun। अब जहाँ जहाँ बहादुर शाह गया, अपने साथ वो अपना सारा जो खाना खजाना जो भी था, उसके पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, वो सब लेकर गया। और अब वो जब वो भाग रहा था तो सब चीज़ों को अपने साथ लेके नहीं चल सकता था, तो उसे वहीं छोड़ना पड़ रहा था। अब उस सारी जगह पे जो हुमायूं था वो पहुंच रहा था बाद में। तो इस तरह से हुमायूं के हाथ एक बहुत ही बड़ा खजाना लग गया था, क्योंकि गुजरात में ये जो धन है, ये जो सोना चांदी, इसकी कमी नहीं थी। तो यहाँ हुमायूं को जो फ़ायदा मिला बहादुर शाह के पीछे लगे रहने का, वो ये था कि उनको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, वो बहुत मजबूत हो गए। बोथ गुजरात एंड मालवा वर लॉस्ट एज क्विकली एज दे हैड बीन गेन। लेकिन जैसे ही हुमायूं ने गुजरात और मालवा को ईजिली जीत लिया, उसको ईजिली खो भी दिया। अब यहाँ पर जीत के बाद हुआ क्या? हुमायूं प्लेस्ड गुजरात अंडर द कमांड ऑफ हिज यंगर ब्रदर अश्करी। यहाँ पर हुमायूं ने खुद ना रूल करके, बल्कि अपनी जीत के बाद यहाँ पर उनका जो छोटा भाई था अश्करी, उसको ये कमांड दे दी कि वो यहाँ गुजरात को संभाले। देन रिटायर टू मांडू विच वॉज सेंट्रली लोकेटेड एंड एंजॉय अ फाइन क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया था ये अश्करी को दे दिया। द मेजर प्रॉब्लम वॉज द डीप अटैचमेंट ऑफ द पीपल टू द गुजराती रूल। लेकिन यहाँ पर जो अश्करी था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर गुजराती लोग थे, गुजरात में गुजराती लोग थे, और वो इनको सही से मतलब होता है ना कि भाई हम पर तो हमारे लोग रूल करेंगे जो एक लंबे टाइम से चलता रहा, कोई नया आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो गुजराती जो रूल है, गुजरात में रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अश्करी को क्या नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा। अश्करी वॉज इनएक्सपीरियंस्ड एंड मुगल नॉबल्स वर डिवाइडेड। और यहाँ पर जो अश्करी था ये इनएक्सपीरियंस्ड भी था, जो मुगल्स नॉबल्स थे यहाँ पर आकर वो डिवाइड हो गए। अ सीरीज ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग, मिलिट्री एक्शन बाय बहादुर शाह नॉबल एंड द रैपिड रिवाइवल ऑफ बहादुर शाह पावर अनरेप अश्करी। यहाँ पर जो बहादुर शाह के जो पहले से नॉबल्स थे, उनके मिलिट्री एक्शन से, बाकी और लोगों की मदद से, है ना, उन्होंने और लोगों की मदद ली, उन्होंने अश्करी से ये वापस से सब कुछ छीन लिया। He fell back upon Champaner but received no help from the commander of the fort who doubted his attention। उसने मदद मांगी जो चंपानेर के फोर्ट में जो रहने वाले जो कमांडर वगैरह थे, लेकिन उसको वहाँ से कोई भी मदद नहीं मिली। अश्करी डिसाइडेड टू रिटर्न टू आगरा। अब अश्करी ने सोच लिया कुछ बचा ही नहीं है, वापस चलते हैं आगरा अपने भैया के पास। द इमीडिएटली रेज द फियर दैट ही माइट ट्राई टू रिप्लेस हुमायूं फ्रॉम आगरा और अटैम्प्ट टू कार्व आउट अ सेपरेट एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। अब अचानक से बीच में ये खबर फैल गई कि अश्करी आ रहा है और इस मकसद से आ रहा है कि वो यहाँ पर ना हुमायूं को आगरा से हटा के और खुद राजगद्दी पे बैठना चाह रहा है। Deciding to take no chances, हुमायूं abandoned मालवा and moved after अक्षरी by forced marches। अब जैसे ही ये बात हुमायूं को पता चली, वो इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था, उसने फटाफट मालवा को छोड़ा और चल दिया वो अश्करी की तरफ अपनी सेना वेना लेके। उसे पता ही नहीं है, दोनों भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ही ओवरटुक अश्करी इन राजस्थान एंड द टू ब्रदर वर रिकनसाइल्ड एंड रिटर्न टू आगरा। दोनों भाई मिलते हैं राजस्थान में, वहाँ दोनों में सलाह मशवरा होता है, पता चलता है कि भाई असली बात तो ये है, और वापस चले जाते हैं कहाँ पर? आगरा में।
इस तरह से जो गुजरात और जो मालवा है वो दोनों ही इनके हाथ से निकल जाते हैं। और गुजरात का जो कैंपेन था वॉज नॉट अ कंप्लीट फेलियर, वाइल इट डिड नॉट एड टू द मुगल टेरिटरी, इट डिस्ट्रॉय फॉर एवर द थ्रेट पॉज्ड टू द मुगल्स बाय बहादुर शाह। हुमायूं वॉज नाउ इन अ पोजिशन टू कंसंट्रेट ऑल हिज रिसोर्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट शेर खान एंड द अफगान, एंड सून आफ्टर बहादुर शाह ड्रॉन इन अ स्कफल विद पुर्तगीज ऑन बोर्ड वन ऑफ देयर शिप्स एंड द एंडेड वट एवर डेंजर रिमेन फ्रॉम द साइड ऑफ गुजरात। लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं ने काफ़ी वीक कर दिया था गुजरात को। अब जो गुजरात के जो लोग थे अभी तक जो बहुत ज़्यादा शेर बन रहे थे कि हम तो हुमायूं को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब उनके मन में ये चीज़ तो आ चुकी थी कि भाई हुमायूं को हराना इतना भी आसान बात नहीं है। तो हुमायूं को जो एक खतरा था ना कि गुजरात के लोग आगरा तक आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर दें क्या कर दें, तो वो तो उसने शांत कर दिया था उन लोगों को। अब उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वापस से मुगलों की तरफ देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो होता क्या है, जो ये सून आफ्टर बहादुर शाह के बारे में बता रखा है, कहा हुआ है कि बहादुर शाह ना मदद लेने के लिए, है ना, ये पुर्तगीज से भी मिलता है। लेकिन होता क्या है, उसमें कुछ इस तरह के मिथ बनाए हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जब ये वहाँ पर जा रहा था, उसमें जो शिप वगैरह में बैठ के जा रहा था, तो जो पुर्तगीज़ हैं उन्होंने इसको मार दिया था। कुछ में ये भी कहते हैं इसका कोई झगड़ा हो गया था, तो इस तरह से ये इसकी डेथ हो जाती है वहीं। एंड दिस एंडेड वॉट एवर द डेंजर रिमेन फ्रॉम द साइड ऑफ गुजरात। और इस तरह बहादुर शाह के साथ, बहादुर शाह के ख़त्म होते ही जो मुगलों को खतरा था गुजरात की साइड से वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर पूरा का पूरा, जिसमें हमने पढ़ लिया बहादुर शाह के बारे में, हुमायूं के बारे में। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा शेर खान। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस किया था कि शेर खान कौन था, आगे अब यही संभालेगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।